हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 22 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। अर्नब अदिति की कलाई पकड़ खींचकर कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर दीवार से उसे लगाकर अपने दोनों हाथ दीवार पर उसके बेहद करीब रख दिया और गुस्से से उसे देखने लगा। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि अदिति कुछ समझ नहीं पाई। वह जब तक कुछ पूछती उससे पहले ही अर्नब ने गुस्से में लगभग चीखते हुए कहा, क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? अगर तुम्हारे मन में लालच आ ही गई, तुम्हें कुछ चाहिए था, पैसा या प्रॉपर्टी कुछ भी, तो मुझे कहती, मैं दे देता। लेकिन दादू को सब बताने की क्या ज़रूरत थी? एक्सक्यूज़ मी, क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? और मैंने कुछ नहीं कहा दादू को। और यह आप पैसा, प्रॉपर्टी, लालच क्या बोल रहे हैं? क्या मांग लिया मैंने? अच्छा, अगर आपने नहीं कहा तो किसने कहा और कैसे पता चला? अरे मैंने किससे क्या कह दिया? किसको क्या पता चल गया? क्या मांग लिया? क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे मांग लिया आपने? क्या? मैं समझी नहीं। वह आंखें छोटी कर बोली, यूँ ना समझ बनने की एक्टिंग मत करो मेरे सामने, जैसे तुम्हें कुछ पता ही न हो। अरे आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या मुझे पता नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं? किस बारे में बात कर रहे हैं, यह पहले साफ साफ बोलिए। अदिति ने खींच कर कहा, आपने क्यों बता दिया हमारे बारे में कि हमारी शादी नहीं हुई है? क्या? नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। तो किसने कहा? कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, पर मैंने नहीं कहा। आप यकीन कीजिए मुझ पर। लेकिन आपको किसने कहा कि दादू को बात पता चल गई है? दादू ने स्वयं कहा? उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन वह हम दोनों की शादी फिर से कराना चाहते हैं, पूरी रीति रिवाज के साथ। अदिति भी चौंक गई। क्या? यह आप क्या कर रहे हैं? और अचानक यह डिसीजन? एक सेकंड, आप जिस दिन गए उसी दिन डॉक्टर खन्ना आए थे और काफ़ी देर तक बात हुई उनकी। उन्होंने मुझे बुलाया था, पूछ भी रहे थे कि ज़बरदस्ती तो नहीं मेरी शादी हुई। तब मैंने कहा भी, हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। और फिर दादू के साथ क्या बात हुई मुझे नहीं पता, पर हाँ उनकी बातों से लगा कि वह बेहद नाराज़ थे। लेकिन कुछ देर तक बात करने के बाद फिर वह सामान्य हो गए और रात में डिनर करके गए। और हाँ, याद आया, एक पंडित जी भी आए थे। वह कुछ तिथि शुभ मुहूर्त की बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता, पर आप यकीन कीजिए मैंने कुछ नहीं कहा। अदिति की बातों और आंखों में सच्चाई साफ दिख रही थी। तो अब अर्नब और परेशान हो गया। तो फिर किसने कहा? हो सकता है किसी ने नहीं कहा हो, पर उन्होंने नोटिस कर लिया हो। तभी अर्नब की नज़र अदिति के मांग और गले पर गई, जो दोनों ही सूनी थी। और दादू की कही बातें तभी याद आ गई। भला यह कैसी शादी होती है जिसमें ना सिंदूर ना मंगलसूत्र है? याद आते ही वह अपना सिर पकड़ लिया। अब क्या करें? देखो, और मैं किसी भी कीमत पर शादी नहीं कर सकता। मुझे नहीं करनी है। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है तो इसका तोड़ निकालो। मैं क्या तोड़ निकालूं? जो भी करना है आप कीजिए और जल्दी से कीजिए। मुझे भी नहीं करनी शादी। इसके चक्कर में बहुत कुछ छूट गया मेरा, बहुत चीज़ें खो दी मैंने। अब और नहीं खोना, नहीं पड़ना इसमें। वैसे शादी कब है? पता नहीं, पूछा नहीं मैंने। पर अभी भी क्या करना है, जल्दी बताओ। मैं क्या बताऊँ, आप ही सोचिए। एक उपाय है, मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। ठीक है, जो आपको सही लगे। अर्नब ने एक सेकंड के लिए सोचने लगा, फिर बोला, नहीं, मैं नहीं जा सकता। मैं अपने दादू को अच्छी तरह जानता हूँ। वह ज़रूर कुछ ऐसा करेंगे कि मुझे भाग कर आना पड़ेगा। फिर एक काम करती हूँ, मैं ही यहाँ से भाग जाती हूँ। मेरा मतलब चली जाती हूँ। शादी का दबाव दादू आप पर बना रहे हैं ना, मुझ पर नहीं। अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो दादू शादी की ज़िद ही छोड़ देंगे, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। हाँ, यह तुमने बिल्कुल सही कहा, यही ठीक रहेगा।
लेकिन अचानक ही अदिति मायूस हो गई। परंतु मैं यहाँ से भागकर कहाँ जाऊँगी? शादी से भागने के चक्कर में तो अपना घर बार, पढ़ाई लिखाई, सखी सहेली, यहाँ तक कि अपनी आँख गंवा बैठी। इतनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा और अब एक बार फिर शादी की वजह से भाग जाऊँ? पर कहाँ जाऊँगी? इस नए शहर में अपने लिए छत कहाँ ढूँढूँगी? अदिति मन ही मन बोल रही थी। अरे, आप क्या सोचने लगी? बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने, यही सही रहेगा। परंतु अदिति कुछ नहीं बोली। देखिए, आप शायद सही सोच रही हैं। एक बार मैंने ही जिद करके ज़बरदस्ती आपको इस घर में लाया और आज मैं ही आपको घर छोड़ने को बोल रहा हूँ। पर आप निश्चिंत रहिए, यहाँ से आपको मैं एक सुरक्षित जगह पर भेज देता हूँ, जहाँ आप आराम से रह सकती हैं। आप टेंशन मत लीजिए। मैं समझ गया आप दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, तो इसके लिए भी फिक्र मत कीजिए। हर शहर में कंपनी का ब्रांच है, ऑफिस है, उसमें नया जॉब आपको आराम से मिल जाएगी। लेकिन प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, यही ठीक रहेगा, मैं चली जाती हूँ। फिर याद आया कि मिस्टर खन्ना कहीं फिर से किडनैपिंग का केस या गायब करने का आरोप ना लगा दे, और इस बार तो हो सकता है दादू भी उनका साथ दे। ओह गॉड, क्या करूं? उसने अपना सिर पकड़ लिया। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। क्यों? आपने बिल्कुल सही कहा, मैं चली जाती हूँ। नहीं, तुम मत जाओ। अगर तुम गई तो फिर डॉक्टर खन्ना नाराज़ हो जाएंगे और इस बार हो सकता है दादू भी साथ दे उनका और मुझ पर लगाया गया उनका सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लें। इल्ज़ाम? कैसा इल्ज़ाम? तुम्हें पता नहीं शायद, पर उस दिन डॉक्टर खन्ना आए थे दादू के पास मेरी शिकायत लेकर कि मैंने तुम्हारा किडनैप कर ज़बरदस्ती शादी कर ली है। मेरे खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट करने की बात कर रहे थे। क्या? यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ पता नहीं चला। और उन्हें किसने कह दिया? सीसीटीवी कैमरा ने। ओह, शायद इसलिए दादू ने मुझे बुलाया था और मुझसे पूछ रहे थे। तब मैंने उन्हें कहा भी, लेकिन अपनी मर्ज़ी से शादी की है। हाँ, दादू बता रहे थे। फिर दादू ने समझाया बुझाया। अब उनका कहना है कि हमारी शादी पूरे रीति रिवाज से करेंगे। लेकिन क्यों? उन्हें कहिए ना, हम तो शादी कर चुके हैं। हाँ, पर पास्ट को लेकर डरे हुए हैं, इसलिए। तो फिर क्या करेंगे अब? कुछ तो ज़रूर करूँगा। हम किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं करेंगे। कुछ देर तक दोनों यूं ही गुमसुम खड़े रहे। अर्नब आज जितना मजबूर था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ जहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। अदिति भी गुमसुम थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अर्नब अब कमरे में चहलकदमी कर रहा था। आखिर क्या करूं? दादू को सीधे सीधे मना नहीं कर सकता। एक तो मानेंगे नहीं, ऊपर से उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, बीमार रहते हैं। इस समय तो इस तरह से एकदम से ना बोलना उनके फिजिकली और मेंटली दोनों स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तभी भीमा आया तो अदिति कमरे से बाहर निकल गई कि आप दोनों बातें कीजिए और कोई उपाय निकालिए। मैं भी इस बंधन में नहीं पड़ना चाहती। अगर मेरी मानिए तो मैं निकल जाती हूँ यहाँ से। और हाँ, मैं आपके बताए घर पर नहीं, अपने खुद कहीं और चली जाऊँगी जहाँ आपको भी पता ना हो, वरना दादू फोर्स करेंगे आपको ढूंढने के लिए, मुझे लेकर आने के लिए। और फिर तब हो सकता है उनकी बात आप टाल नहीं पाएंगे। अर्नब ने हाँ में सिर हिला दिया और अदिति बाहर निकल गई। अदिति के जाते ही भीमा ने दरवाज़ा बंद किया और कहा, भाई क्या सोच रहे हो? अर्नब की आंखों में आंसू आ गया था। वह भीमा के कंधे पर सिर रख दिया। भीमा, मैं दादू की हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। वह जो कहेंगे करने को तैयार हूँ। अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन जीते जी लाइफ में किसी और को नहीं ला सकता, नहीं कर सकता मेरी शादी। कैसे निकलूँ इस सब से, समझ नहीं आ रहा है। कैसे दादू को समझाऊँ? वह कुछ भी समझने को तैयार नहीं। भाई, इस अवस्था में दादू को मना करना भी ठीक नहीं है। उम्र हो गई है, ऊपर से व्हील चेयर पर आ चुके हैं।
और उनका जो भी कहना है गलत तो नहीं, लेकिन आप भी अपनी जगह सही हो। वह लड़की भी तैयार नहीं हो रही है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप दोनों दादू के कहे अनुसार शादी कर लो। उनके मन को तसल्ली मिल जाएगी, फिर हो सकता है वह चलने लगे, उठकर खड़े हो जाए और स्वस्थ हो जाए। भीमा, मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताने को कहा है, लेकिन तुम तो और प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो। भाई ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो ना, जब आप दोनों का मन ही नहीं मिलेगा तो भला सिंदूर, मंगलसूत्र और यह रिवाज, रीति, संस्कृति क्या कर लेगा। उस लड़की के बारे में तो पता नहीं शायद मुझे, लेकिन जिस तरह आपने बताया उस तरह से तो लगता है शादी को लेकर कुछ कड़वे अनुभव उसे भी है, इसलिए तो तैयार नहीं हो रही, वरना आपको कौन लड़की मना कर सकती है। अब अकेली है, यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगी। चलिए, इसी बहाने उसे भी सिर पर छत मिल जाएगी और एक सुरक्षित नौकरी भी। अर्नब सिर पकड़ कर बैठ गया और अपने अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर आइब्रो की मसाज करने लगा। सोचने लगा, फ़िलहाल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे यहाँ से निकलने दो, सोच कर बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं। अर्नब को कुछ नहीं समझा तो वह कपड़ा पहनना और ऑफिस चला गया। दादू अभी भी अखबार में नज़र गड़ाए मन ही मन सोच रहे थे, यह लड़का दोबारा आया नहीं, कहाँ चला गया है। तो जिद्दी, इतनी आसानी से तो मेरी बात मानेगा नहीं, लगता है कुछ और करना पड़ेगा। तभी अदिति आई। दादू, आपने अपनी दवाई नहीं ली? हाँ बेटा, दे दो, खा लेता हूँ, और मुझे कमरे में लेकर चलो। जी दादू। और वो दादू को लेकर उनके कमरे में चली गई। फिर उन्हें बेड पर लिटाकर जब तक वह दवाई निकालती, तभी अचानक दादू की तबीयत बेहद ख़राब हो गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और कुछ नहीं बोल रहे थे, बेहोश हो चुके थे। अदिति घबरा गई और उनका नब्ज चेक करते हुए बोली, दादू दादू, आवाज़ लगाने लगी। तभी गार्ड ने आकर कहा, डॉक्टर खन्ना आए हैं। ठीक है, उसे कमरे में ही बुला लो। मिस्टर खन्ना जब कमरे में आए तब तक दादू की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अदिति बेहद घबरा गई, उसे लगा शायद दवाई देने में देर हो गई, इसलिए दादू की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उसने तुरंत दादू को पानी पिलाया, लेकिन दादू ने मुंह नहीं खोला, पानी साइड से बहकर निकल गया। अदिति को रोना आ गया, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी डॉक्टर खन्ना अंदर आए तो अदिति ने कहा, सर देखिए ना, इनका बीपी शुगर सब चेक कर लिया, नॉर्मल हैं, इसके बावजूद ये बेहोश हो चुके हैं, क्या हो गया, एक बार चेक कीजिए ना। हाँ मैं देखता हूँ, तुम परेशान मत हो। और स्टेथोस्कोप लगाकर मिस्टर खन्ना चेक करने लगे। तब तक अदिति भागकर बाहर आई तो पता चला मिस्टर अर्नब सिंघानिया ऑफिस के लिए निकल गए हैं। उसने तुरंत मिस्टर अर्नब को फ़ोन लगा दिया। इधर कार में बैठा अर्नब के दिमाग में भीमा की कई बातें घूम रही थी। बातों से तो ठीक लगी, लेकिन क्या अदिति मानेगी, तैयार होगी? शायद नहीं। एक तो पहले ही मैं उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ यहाँ ले आया, झूठी शादी के बंधन में, और फिर इस तरह क्या करूँ? दादू की बात भी नहीं टाल सकता। जीवन में धन दौलत रुतबा शोहरत सब कुछ है, पर परिवार और रिश्तेदार के नाम पर एक वही तो लाइफ में बच्चे हैं, उनको भी मैं दुखी नहीं कर सकता, मैं मना नहीं कर सकता, मैं उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। तब तक उसका 2 बार फ़ोन बज कर रह गया था और ध्यान नहीं गया। इधर अदिति परेशान हो रही थी। मिस्टर सिंघानिया, फ़ोन उठाइए, कहाँ हैं आप? और एक बार फिर फ़ोन लगा दिया तो इस बार अर्नब ने फ़ोन देखा। घर का नंबर देखते ही तुरंत कॉल रिसीव किया। मिस्टर सिंघानिया, जल्दी घर आइए, दादू की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। क्या क्या हुआ उनको? पता नहीं, पर वह ना तो कुछ बोल रहे हैं, ना ही अपनी आंखें खोल रहे हैं। तुमने चेक नहीं किया? सब चेक कर लिया है सर, बीपी शुगर तो नॉर्मल है, पर पता नहीं फिर कैसे बेहोश हो गए। एक काम करो, तुम भीमा के साथ लेकर उन्हें अस्पताल चलो, मैं भी पहुंच रहा हूं। वैसे डॉक्टर खन्ना आ गए हैं और चेक भी कर रहे हैं। तो फिर ठीक है, मैं आ रहा हूं। अदिति एक बार फिर दादू के कमरे में आने लगी तो डॉक्टर खन्ना ने कहा, बेटा तुम बाहर ही रहो,
मैं देखता हूँ सर को क्या हुआ है, ज़रूरत रहेगी तो फिर तुम्हें बुलाऊँगा। अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया और वह बाहर ही रुक गई। तब डॉक्टर खन्ना ने कहा, सर आंखें खोल दीजिए, आप बिल्कुल ठीक हैं। मिस्टर आदित्य जी ने हौले से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल दी। सर आप तो बोल रहे थे कि आप अर्नब को मना लेंगे, वह मान जाएगा, फिर इतने बहाने क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर, वह जिद्दी दादा का जिद्दी पोता है, इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला है। अरे अब मेरी उम्र है कि घर में बेटे बहू पोते पोती को देखूं, तो उसकी जगह वह केयर टेकर को बिठा दिया है। अब उसे बहू बनाने के लिए तो मुझे ही कुछ करना होगा ना। हाँ ठीक है, लेकिन आपका पोता आता ही होगा, उसे क्या कहूँगा मैं जब पूछेगा तो? डॉक्टर तुम हो और मुझे पूछ रहे हो, कुछ बहाना बना देना, कह देना बीपी शुगर कम हो गया था। नहीं कह सकता, अदिति ने चेक कर लिया है, वह सब नॉर्मल है। तो फिर कोई और बहाना बना देना। तब तक अर्नब भाग कर आया। दादू दादू क्या हुआ आपको? बोलते हुए अंदर आया तो डॉक्टर खन्ना की नज़र मिलते ही उसकी त्योरियाँ चढ़ गई। वहीं डॉक्टर खन्ना सामान्य रहा। अब कैसी तबीयत है दादू आपकी? पहले से बेहतर है। क्या हो गया था उन्हें? किसी बात का सदमा लग गया था, इसलिए बेहोश हो गए थे। अर्नब सब समझ गया, फिर भी बोला, अचानक सदमा कैसे लग गया उन्हें? अरे घर में जब ऐसे नालायक बच्चे रहे तो सदमा लगना तो तय ही है ना। डॉक्टर खन्ना ने कहा तो अर्नब ने दांत कीच लिया, लेकिन भीमा ने पीछे से कहा, भाई शांत रहिए अभी। कुछ देर में दादू को होश आया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। डॉक्टर खन्ना ने एक बार फिर पूछा, सर अब कैसी तबीयत है? ठीक लग रही है? बेटर फील कर रहे हैं? और उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। तब तक अर्नब भी दादू के पास बैठकर उनका हाथ पकड़ लिया। दादू अचानक क्या हो जाता है आपको? क्यों इतना बीमार हो जाते हैं? क्यों इतना सोचने लगते हैं? और जीवन भर अब आप ही सोचते रहेंगे? बंद करिए सोचना, अब मुझे सोचने दीजिए क्या करना है लाइफ में क्या नहीं। लेकिन दादू ने अर्नब की बातों पर ध्यान नहीं दिया और धीरे से कहा, खन्ना सुनो। खन्ना नहीं, पहले आप मेरी बातें सुनिए, मेरी बातों का जवाब दीजिए। और खन्ना की तरफ घूर कर देखा तो डॉक्टर खन्ना कमरे से बाहर निकल गए। क्या तुम्हारी बातें सुनूं बेटा? तुम्हारा जवाब मुझे पता है, तुम रीति रिवाज के साथ शादी नहीं करोगे। नहीं, आपको नहीं पता है। चले शादी का डेट जल्दी से तय कीजिए। अब दादू तुरंत अपनी पूरी आंखें खोलकर आश्चर्य से देखा। हाँ सही बोल रहा हूँ, जल्द से जल्द निकालिए डेट। वह तो निकल गया है बेटा। ठीक है, तो जो भी तैयारी करनी है शुरू कर दीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बार अदिति से भी तो पूछ लीजिए। अरे उससे क्या पूछना, मेरी बहू है, वह खुशी खुशी तैयार हो जाएगी। फिर भी अभी तुम्हारे सामने पूछ लेता हूँ। और जब अदिति सामने आई और दादू ने पूछा तो अदिति अवाक हो गई। वो अर्नब की तरफ देखने लगी तो अर्नब ने आंखों ही आंखों में माफ़ी मांग ली, हाथ जोड़ लिया। तो अदिति ने कोई आपत्ति नहीं जताई। यह देखकर दादू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दादू की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। अब फिर सभी एक साथ टेबल पर आए और एक साथ बैठकर लंच किया। ठीक है, तैयारी शुरू कर दो अब। हाँ भीमा, तुम भी रहना, अच्छे से तैयारी करना, एक भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। अर्नब ने अब हंसते हुए कहा। यह देखकर डॉक्टर खन्ना के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। आखिर इतनी जल्दी कैसे मान गया यह? अर्नब वहाँ से उठ कर गया तो डॉक्टर ने कहा, सर कौन सा जादू चलाया आपने? अरे छोड़ो ना, बहुत सारा जादू चलाया, कोई तो चल गया, निशाने पर लग गई। अब जो भी है रहने दो, शादी की अच्छे से तैयारी शुरू कर दो। अब 2 दिन के बाद ही शादी है। सर हमने सब तैयारी कर दी है और सब समय पर आ जाएंगे। तभी एक गार्ड ने आकर कहा कि बाहर ड्रेस डिज़ाइनर और ज्वेलरी डिज़ाइनर आ गए हैं। ठीक है, उन्हें अंदर बुलाओ। फिर अदिति को आवाज़ लगाई, बेटा अपने पसंद से ड्रेस जो भी है
ले लो, और जो ज़रूरी गहने हैं वह भी ले लो। लेकिन दादू, अरे बेटा, यह दिन लाइफ में एक बार ही आता है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जाओ अपनी पसंद के गहने कपड़े ले लो। अदिति अपने पसंद के गहने और कपड़े लेने चली गई और अगले ही दिन से पूरे सिंघानिया पैलेस की साज सज्जा शुरू हो गई। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करते रहें। बहुत जल्द मैं कहानी का भाग अपलोड करूँगी। थैंक यू।